चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे और बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, क्या वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सब बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लाजवाब हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग जी। चंदन, आलोक, अशोक, तन्नू, रुपेश। देखो, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़ रहे थे। तो कल हम लोग दरअसल जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे, याद होगा आपको। जीएसटी के बारे में हमने सारी वो बातें पढ़ ली थी। ठीक है, औद्योगिक नीति के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। औद्योगिक नीति 1948, 1956, ठीक है, और 1980 की औद्योगिक नीति के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब एक औद्योगिक नीति है आपकी 1991 की। दरअसल उसको नई आर्थिक नीति में मैं पढ़ाऊंगा। एलपीजी रिफॉर्म्स जो होते हैं ना आपके, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसका एक विविध में उसकी क्लास में ले लूंगा, इसलिए उसको मैं यहां पर शामिल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं और जिसका नाम क्या है, तो जीएसटी। तो आइए जरा बिना किसी देरी किए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सॉरी, सेंसस, जनगणना। तो जनगणना आज हम पढ़ने वाले हैं। जो साथी हमारे झारखंड उत्पाद सिपाही वाले हैं वो क्लास न ले तो भी चलेगा, क्योंकि उनको मैं उनकी ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं ये। ठीक है, तो जनगणना हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा? जनगणना। तो आइए जरा जनगणना के बारे में हम चर्चा करते हैं। जनगणना मतलब जनता की गणना करना, यही तो है जनगणना। तो जनगणना का मतलब क्या होता है भाई? जनगणना हम किसको बोलते हैं? तो जनगणना का मतलब होता है सेंसस। जनगणना का मतलब क्या होता है? सेंसस, गणना करना। दरअसल जनगणना सरकार का एक आंकड़ा है, इसीलिए इसे सरकारी आंकड़ा बोल देते हैं। तो जनगणना एक सरकारी आंकड़ा है जो सरकार करवाती है। लोगों की गणना करवाती है, मकानों की गणना करती है, ये सब बातें। देखिएगा जरा क्या कुछ कहानी है। साधारणतः जनगणना से तात्पर्य क्या है, देखिएगा। तो जनगणना का मतलब होता है एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय अवधि के भीतर, एक गिवन टाइम पीरियड में किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की सरकारी गणना, उसी को हम जनगणना बोलते हैं। तो जनगणना का मतलब क्या होता है? ठीक है। ओ सादिक कह रहे हैं सर, दिस इज कंप्लीटली रिटन इन हिंदी, वी डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग करूंगा, है ना, तो उससे आपको इसमें थोड़ी सी चीजें समझ में आएगी। देखो, जनगणना का मतलब क्या होता है, तो सेंसस होता क्या है? तो सेंसस जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेरे साथियों, है ना, किसी भी एरिया में रहने वाले, वहां पर रहने वाले लोगों की गवर्नमेंट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो सरकारी गणना है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जनगणना के नाम से जानते हैं। तो सेंसस का मतलब ये होता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में, है ना, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया में, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड में, जिसकी अवधि लगभग लगभग 10 साल है, 1 साल है, जो भी आप माने, इसमें कितने लोग यहां पर रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग इन देयर एरियाज, उसे हम लोग बोलते हैं जनगणना। ठीक है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जनगणना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनगणना के नाम से आप इसे जानते हैं। भारत में जनगणना का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो बहुत प्राचीन काल से है। क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है कौटिल्य, और कौटिल्य की बुक का नाम क्या है? तो कौटिल्य की बुक का नाम है मेरे साथियों, याद रखना, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी किताब का नाम है। मैं क्या कह रहा हूं? कौटिल्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, उसमें जनगणना का उल्लेख किया गया, सेंसस की बात उसमें भी की गई है। और अबुल फजल के द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी है, उसमें भी जनगणना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। ठीक है, उसमें भी जनगणना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कि अंग्रेजों के समय पर, ब्रिटिश काल में
सबसे पहले जनगणना जो है वो किसने करवाई थी? तो 1872 में मेयो ने जनगणना करवाई थी सबसे पहले। ठीक है, हालांकि ये अनियमित थी, इरेगुलर थी, ठीक है, ठीक ठाक तरीके से जनगणना नहीं थी और ये असफल भी थी, है ना। किंतु प्रथम नियमित जनगणना, बट फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है वो 1881 में रीपन के समय पर करवाया गया था। तो सबसे पहले जनगणना 1872 में, है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो कैसे। सबसे पहले जनगणना 1872 किसके समय पर? मेयो के समय पर। मेयो, ये कैसी रही? असफल रही, असफल रही, ठीक है। फिर 1881 में, ये किसके समय पर? रीपन के समय पर, रीपन, और ये क्या रही? सक्सेसफुल रही। उसके बाद में फिर 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, 1941, 1951। आपको मैं बता दूं 1941 के बाद में हमारा देश आजाद हो गया था, याद रखना है, यहां पर हमारा देश आजाद हुआ है। यहां 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। तो आजाद भारत का पहला सेंसस कौन सा था? 1951 का। देन फिर 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001, और एक हो गया 2011, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15। तो 2011 का जो सेंसस है वो देश की 15th नंबर की सेंसस है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जनगणना के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना, ठीक है। और आजाद भारत की, हमारा भारत कब आजाद हुआ? तो भाई मोदी जी के समय पर नहीं हुआ, अभी पहले ही हो गया, 1947 में हुआ था। तो आजाद भारत की पहली जनगणना 1951, दूसरी 61, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। ओके, आइए जरा अब हम बात करते हैं। उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना का कार्य किया जाता है। हर 10 ईयर में हम लोग सेंसस करवाते हैं। 2011 के बाद 2021 में होना थी पर हमने नहीं करवाई, है ना। कारण क्या था? कोरोना, कोरोना, कोविड, कोविड उसका रीजन था, इस वजह से वहां पर जनगणना हम नहीं करवा पाए। देखिएगा जरा, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और देश की 15वीं जनगणना, 15th सेंसस है। तो 2011 की जो सेंसस है वो स्वतंत्र भारत का कौन सा है? 7वीं है। और स्वतंत्र भारत के साथ में देश की टोटल कौन सी है? तो 15th नंबर की है। 15वीं जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2010 को इसकी शुरुआत की थी जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक द्वारा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार एंड जनरल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना मेरे साथियों कि ये जो 15th नंबर की जनगणना थी या 2011 की जो जनगणना थी, ये कुल कितने चरणों में पूरी की गई थी? तो ये 2 चरणों में पूरी की गई थी। कितने चरण में? 2 चरण में इसको पूरा किया गया था। कितने चरण में? 2 चरणों में इसको पूरा किया गया था। इसके कितने फेज थे? 2 फेज थे इसके। सर मेरे घर के बगल में एक लड़का का सीआरपीएफ में हुआ था, ज्वाइनिंग से एक दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। बड़ा बेकार हुआ भाई ये तो। खैर, याद रखना 15वीं जनगणना जो थी 2011 की जनगणना, वो 2 चरणों में पूरी की गई थी। सबसे पहला जो चरण था उसमें मकानों का सूचीकरण किया गया था, मकानों की सूची बनाई गई थी और मकानों की गणना की गई थी कि कितने मकान हैं, ठीक है। तो भाई जितने भी घर थे उनकी सूची बनाई गई थी, ठीक है, उनकी सूची बनाई गई थी। और जो दूसरा चरण था उसमें जनसंख्या की गणना की गई थी, लोगों को गिना गया था। पहला जो चरण था उसमें कुल 35 कॉलम थे, याद रखना। ये पहला जो चरण है ये इसमें क्या किया गया, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच में इसको चलाया गया था, ठीक है।
इस दौरान प्रगणकों द्वारा मकानों की सूचीकरण, मतलब मकानों की सूची बनाई गई थी और मकानों की गणना का कार्य किया गया था। कब से कब तक? अप्रैल से सितंबर 2010 तक। याद रखना, अप्रैल से सितंबर 2010 तक। ठीक है। इसमें प्रगणकों को एक सूची प्रदान की गई थी जिसमें कुल 35 कॉलम थे। ऐसी बातें आ सकती है परीक्षा में कि कुल कितने कॉलम थे, तो 35 कॉलम इसमें थे। 35 कॉलम थे इसमें। ठीक है। कॉलम के द्वारा मकानों की जानकारी, परिवारों को उपलब्ध संपत्तियों आदि से संबंधित जानकारी थी। मैं भी था, मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर है, तो मैं भी 2011 की जनगणना में काम कर रहा था उनके साथ में। एक बड़ा सा पेज था, इतना बड़ा, उसमें था क्या आपके घर में रेडियो है, क्या आपके घर में टीवी है, टीवी चल रही है और है टीवी, पूछ रहा है, और हम बोलते थे हाँ है। वो घर वाला बोलते नहीं 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 है टीवी, नहीं है, नहीं, मना कर दो, नहीं है टीवी। रेडियो चल रहा है, रेडियो नहीं है। बाइक रखी है सामने, बाइक नहीं है, नहीं है, कहाँ है बाइक, नहीं है, बाइक नहीं है। ठीक है। तो ऐसा होता था। ये है सरकारी गणना। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्त, कि फर्स्ट फेज जो था उसमें 35 कॉलम थे जिसमें मकानों की गणना की गई थी और सवाल पूछे गए थे। ठीक है। दूसरे चरण की जनगणना का कार्य कब शुरू हुआ था? तो ये जो सेकेंड फेज था ये 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में शुरू किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? तो व्यक्तियों की गणना का कार्य किया गया था। व्यक्तियों को गिना गया था कि कितने व्यक्ति है और इसमें कुल कितने प्रश्न थे। तो याद रखना है, इसमें इसमें प्रश्नों की संख्या 29 थी। फुलमती जी आप बोल रहे थे ना, वो यहां पर प्रश्नों की संख्या 29 थी। अच्छा, 15वीं जनगणना की संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2011। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे तो बात तो सारी ही इंपॉर्टेंट है कि संदर्भ तिथि क्या है, तो 1 मार्च 2011 इसकी संदर्भ तिथि है। ठीक है। ओके, चलिए अगली बात। अरे कोई बात नहीं, देखिएगा, विश्व में प्रथम जनगणना कहां पर हुई? तो स्वीडन में हुई। कब हुई? 1749 में। फर्स्ट सेंसस यहां पर हुआ था वर्ल्ड में। डिकेडियल सेंसस की शुरुआत कब की गई थी? डिकेडियल, इसको दशकी बोलते हैं। डिकेडियल डिकेडियल सेंसस, तो याद रखना ये अमेरिका में शुरू किया गया था 1790 में, 1790 से शुरू किया गया था। ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब करवाई गई थी? तो 1872 में करवाई गई थी, मेयो के समय पर। और भारत में पहली दशकीय जनगणना 1881 में रीपन ने करवाई थी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई। अगली बात, जनगणना एक्ट कब बना था? 1948 में बना था। क्या नाम था उसका? तो सेंसस सेंसस एक्ट 1948। हिंदी में इसको बोलते हैं जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है। महान विभाजन वर्ष क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं आप इसे, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जाना जाता है। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। तो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी सन 2000 में 15 फरवरी को। तो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ये 15 फरवरी 2000 में आई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसकी शुरुआत करने वाला भारत जो है वो पहला देश है, याद रखना। और 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के कुछ हमारे पास में साक्ष्य है। 2011 की जनगणना, ठीक है, देखिएगा जरा। उस समय भारत का क्षेत्रफल कितना था? इंडिया का एरिया कितना था? तो 32,87,263 किलोमीटर। एरिया तो उतना ही रहेगा भाई। एरिया तो उतना ही रहेगा ना। भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121,08,54,977 है ना, ये भी याद रखना।
फिर ये पुरुष महिला याद रखो तो कर लीजिएगा, नहीं तो सेक्स रेशो याद रखना, लिंगानुपात। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो 943 है। सेक्स रेशो का क्या मतलब है, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि सेक्स रेशो का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसको हम सेक्स रेशो से संदर्भित करते हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो भारत में 2011 का जो आंकड़ा है, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 943 महिलाएं हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 943 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। ये जो ऊपर है ये फीमेल्स की संख्या है, और नीचे जो है वो मेल की संख्या है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, 943, इसको बोलते हैं सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, शिशु लिंगानुपात, तो चाइल्ड सेक्स रेशो 919 है। ये भी याद रखना है, परीक्षा में यहां से भी सवाल बनता है। कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 919। 919, ठीक है, 919 है। कितना है, 919, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले बिंदु की ओर। दशकीय वृद्धि दर, डिकेडियल ग्रोथ रेट, 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17.7% की वृद्धि हुई है 10 सालों में। जनसंख्या में कितनी ग्रोथ हुई है, तो 17.7%। इतनी ग्रोथ 10 सालों में हुई है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की, पढ़े लिखे लोगों की संख्या की, तो साक्षरता दर 73% है। पर कुछ कुछ सोर्सेस हमें यह भी बताते हैं कि 74.04% है। तो सवाल कैसे पूछा जा सकता है यहां से, है ना, बहती डोली। सुनो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 73% ऑप्शन में रहे तो वो क्लिक कर देना, अगर वो नहीं रहे तो 74.04% क्लिक करना है ना। इसके अलावा सवाल कैसे बनेगा, सवाल ये बनेगा, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का सेक्स रेशो कितना है, 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, 919 है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नगरीकरण आप याद रखिएगा, इसके अंदर अर्बनाइजेशन, कि भारत में अर्बनाइजेशन कितना है, तो भारत में नगरीकरण 31.2% है, याद रखना। मतलब नगरों की संख्या अगर टोटल 100% मान ले हम इसको, है ना, तो 100% में से मेरे साथियों याद रखना, 100% में से इतना जो भाग है, ये वाला भाग, ये नगरीकरण का है 31.2%, ठीक है, अर्बनाइजेशन का है। नगरों की संख्या कितनी है, तो 4041 है। जनगणना नगरों की संख्या 3892 है। कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है, ठीक है, गांव। अरे दोनों नहीं होंगे भाई, एक होगा। अगली बात, जिले कितने थे 2011 की जब जनगणना हुई थी, तो मेरे साथियों डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी थी, तो 640 डिस्ट्रिक्ट थे। अच्छा, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति बोले तो एससी, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं आप इसे, एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 100 में से लगभग लगभग 16.6% एससी कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, एससी कैटेगरी के लोग थे। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, तो मैं आपको बता दूं 8.6% लोग, 100% में से 8.6% लोग एसटी कैटेगरी के। और याद रखना है एससी के कितने हैं, 16.6। अच्छा, जनगणना में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 29 थी। इसका शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका, याद रखना इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। इसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, याद रखना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर आप इसे बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिए, जल्दी से इसको पढ़ेंगे एक बार, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको।
चलिए बड़े भाई आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नारा मैंने आपको बता ही दिया कि स्लोगन क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये स्लोगन था। एससी कैटेगरी के लोगों की संख्या कितनी थी, 16.6%, एसटी के तो 8.6%। ठीक है, चलिए प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। अब देखिएगा 2011 की जनगणना के कुछ तथ्य है, जैसे कि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी भाई, अंग्रेजी में भी है। अब देखो तो ये जो द सेंसस ऑफ द ईयर 2011 वाज द 15th सेंसस ऑफ द कंट्री, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, एंड 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो श्री सी चंद्रमौली, ये आयुक्त थे। ठीक है, कमिश्नर थे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, कमिश्नर थे। अगली बात, वर्तमान में, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा अभी ये नहीं है, याद रखना है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमें इसको नहीं देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा थी, तो याद रखना है 17.5%, है ना। जैसे ये पूरा विश्व है, तो इस विश्व में, मतलब विश्व का मतलब है पूरा ग्लोब है ये, इस ग्लोब में ये जो हिस्सा है ये इंडिया का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है, इंडिया का। और इंडिया की जनसंख्या कितनी है, तो 17.5%। आ गई बात समझ में, ये इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, बढ़े आगे। अगली बात, अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। चाइना पहले पर है, फिर दूसरा भारत का है। हालांकि अब भारत पहले पर हो चुका है, पर 2011 से पूछे तो दूसरा ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है हमें। 2001 से 2011 के बीच में देश में कुल 47 नए जिले बने हैं। कितने जिले बने, 47। सबसे ज्यादा जिले जम्मू कश्मीर में बने, 8 जिले बने, और उत्तर प्रदेश में केवल एक जिला कांशीराम नगर या कासगंज ही बना है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिले कहां पर बने, जम्मू कश्मीर में 8 जिले बने थे, और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही बना। ठीक है, तो याद रहे तो बिल्कुल करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2011 के बाद कब हुई थी सर जनगणना, नहीं हुई, अभी नहीं हुई है आदित्य भाई, अभी नहीं हुई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, हाँ ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की। यूपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है, यूपी की। अगली बात, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य भी है, और महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य भी है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां पर है, तो नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे प्यारे दोस्त, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर मेरे प्यारे दोस्त, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओके, कहां पर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगली बात मेरे साथियों, जरा अगली बात हम करते हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, है ना, और लक्षद्वीप, इनमें कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई गई। सवाल आता है कि कहां पर एससी कैटेगरी के लोग नहीं है, तो
अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, नागालैंड में नहीं है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं है। जबकि पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी एसटी नहीं है। एसटी कैटेगरी के लोग पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है और पुडुचेरी में भी नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि कहां पर एससी लोग नहीं है, कहां पर एसटी लोग नहीं है। ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अगली बात, अब देखो हमें यह पढ़ना है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य। चाहे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर खाली राज्य के नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है कि नहीं है? बोले हाँ सर है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में अगर हम चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य आता है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। कम से कम 3 याद रखना है। तो मेरे साथियों, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? यूपी में है, दूसरे पर महाराष्ट्र में है और तीसरा नंबर जो है वो बिहार का है। तीसरा नंबर किसका है? बिहार का। तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार याद रखना, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या में। आकाश भाई बिल्कुल आपका मैसेज मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ओके सर। फिर कंपनी चेंज करने वाली है क्या? हाँ, बात तो चल रही है, कंपनी चेंज हो सकती है ना। चलो खैर, वो होगी, वो देखेंगे तब। पर याद रखना है मेरे साथियों कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है और बिहार है। यूपी में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है। ठीक है, ये करंट डाटा है। सरस्वती मेरी प्यारी बहना, 2011 का जनगणना का आंकड़ा हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम ही है 2011 की जनगणना। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या, तो इसका उल्टा है मेरे साथियों, याद रखना है, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, सिक्किम। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। दूसरा मिजोरम है मेरे साथियों। दूसरा कौन सा है? मिजोरम। देखो, महाराष्ट्र, मिजोरम, मिजोरम। और तीसरा कौन सा है? तो याद रखना मेरे साथियों, तीसरा इधर बिहार है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, देखो मैंने तो ऐसे ही याद किया। कैसे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। बस इतना भर याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगली बात, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कौन कौन से राज्यों में हुई? तो राज्यों की अगर हम बात करें तो मेघालय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है। और यहां पर जो दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है? तो 27.9% की वृद्धि हुई। यही है ना? हाँ बिल्कुल। मेघालय में सबसे ज्यादा 10 सालों में जनसंख्या बढ़ी है, मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा मेरे साथियों बिहार। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की बड़ी है? मेघालय की। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में बिहार। मैं जानता हूं आपको सारे याद नहीं होंगे, अरुणाचल प्रदेश याद रखो। और सबसे कम कहां पर बढ़ी? न्यूनतम, न्यूनतम बढ़ी है मेरे साथियों नागालैंड में। कितनी? अरे नेगेटिव, -0.6। घटी है जनसंख्या, बड़ी नहीं है, घटी है। तो याद रखना, मेघालय का उल्टा क्या है? तो नागालैंड। नागालैंड ये किसमें है? जनसंख्या वृद्धि में है, 10 सालों में 10 की जनसंख्या वृद्धि। और नागालैंड में कितनी है? तो -0.6, -0.6%। मतलब घटी है, बड़ी नहीं है, घट गई जनसंख्या। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने वाला अगर हम चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि कहां पर बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहां पर बढ़ी है? बताओ, हैं? तो मेघालय में बढ़ी है। कहां पर? मेघालय, मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय में बढ़ी है, मेघालय में।
चलिए आगे। शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। भाई जनसंख्या कहां पर केंद्र शासित की बढ़ी है? देखो दादर एवं नगर हवेली की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, 55.9% की जनसंख्या यहां पर बढ़ी। बस केवल एक ही याद रखो, सब नहीं याद रखना। तो दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली यहां पर 55.9% जनसंख्या यहां की बढ़ी है। ये केंद्र शासित प्रदेशों की हमने बात कर ली। और सबसे कम कहां पर बढ़ी है? न्यूनतम शीर्ष, तो याद रखना है लक्षद्वीप में। इसका उल्टा कौन सा है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में 6.3% ही जनसंख्या बढ़ी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में कहां पर हुई? मेघालय राज्य में हुई, मेघालय राज्य में, ठीक है, मेघालय राज्य में हुई है। और इसके अलावा सबसे कम कहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है? कौन से राज्य में? नागालैंड में। और अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली है, और इस तरफ कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। अगली बात, जनघनत्व की मैं बात करूं, शीर्ष जनघनत्व। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जनघनत्व का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी आप इसे बोलते हैं, मतलब प्रति किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व से बोलते हैं। तो प्रति किलोमीटर रहने वाले या प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा लोग रहते हैं बिहार में। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। 1 किलोमीटर के दायरे में वहां पर 1106 लोग रहते हैं। कितने लोग? 1106 लोग, जी हां, 1106 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17 लोग। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1106 लोग यहां पर रहते हैं। और इसका विपरीत ध्रुव कौन सा है? तो इसका विपरीत ध्रुव है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग रहते हैं, मात्र 17। और सबसे ज्यादा कहां पर? बिहार में, 1106 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में। तो 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग, भाई साहब 1106 लोग, ठीक है। अगला, देखिए यहां पर मैंने क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनघनत्व सबसे ज्यादा है, 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो है दिल्ली। दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। कितने लोग? 11,320 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं यहां पर। भाई बहुत, पांव रखने की जगह नहीं, वैसा मामला। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो अंडमान एवं निकोबार में है। ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूं, यहां पर 46 लोग रहते हैं। कितने? 46 लोग। पर राज्यों में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग। और राज्यों में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो
क्या जवाब देंगे? बिहार 1106 लोग और 11,320 दिल्ली में। ओहो हो, बाप रे बाप, इतने लोगों की संख्या। जी हां। अगली बात, शीर्ष जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अच्छा, राज्यों की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा है। वैसे ही अब सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित है जहां पर जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो लक्षद्वीप। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं राज्यों की बात कर रहा हूं तो राज्यों में सर्वाधिक कौन सा है? बताओ, राज्यों में सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है? तो राज्यों में सर्वाधिक और न्यूनतम की अगर मैं चर्चा करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो राज्यों में सबसे ज्यादा और जनसंख्या घनत्व कहां पर है? बताइए कहां पर है? तो राज्यों में अगर देखा जाए ना, तो मेरे प्यारे लाडलो, यूपी में, यूपी में। और सबसे कम कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम है। ठीक है। और अगर वहीं पर हम बात करें मेरे साथियों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यूटीज के बारे में, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में, दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और इधर लक्षद्वीप, इधर कौन सी है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है। तो दिल्ली और लक्षद्वीप आपको याद रखना है। ये राज्य और यूटी मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो शीर्ष जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश मैंने बता दिया और सबसे कम वाले भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो भाई अगली बात। अगला है शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशो। लिंगानुपात का मतलब सेक्स। ऐसे मैं बता चुका हूं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसे हम सेक्स रेशो या लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिंगानुपात या सेक्स रेशो के नाम से जानते हैं आप इसे। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है केरला में। केरला में 1084 महिलाएं हैं। सेक्स रेशो वहां का 1084 है। तो केरला में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है। कितना? 1084। मतलब वहां पर 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं ज्यादा है। 84 महिलाएं क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और सबसे कम कहां का है? हरियाणा का है। सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा का मात्र 879 है। पर मैं आपको बताऊंगा तमिलनाडु का भी याद रखना है, 996, 996। आंध्र प्रदेश का भी याद रखना है, 993 है ना। बस 3 याद रख लो केवल। इधर तो खाली हरियाणा याद रख लो। हरियाणा का सेक्स रेशो सबसे कम है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहां का है? केरल का है, 1084 है वहां का, यानी कि 84 महिलाएं ज्यादा है। 1084 ये फीमेल है और याद रखना है 1000 ये जो है ये मेल की संख्या है। तो ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो भाई अगली बात, शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1037 है। याद रखना कितना है? 1037। तो पुडुचेरी में जो सेक्स रेशो है वो 1037 है। और सबसे कम कहां पर है? दमन एवं दीव में है, ये यहां पर 618 ही है। तो इसको भी याद रखना है। पुडुचेरी का उल्टा क्या है? दमन और दीव। दमन और दीव, दमन और दीव आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अगली बात, अगला क्या है? शीर्ष शिशु लिंगानुपात। सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो कहां पर है? तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो मेरे साथियों अरुणाचल प्रदेश में 972। देखो भारत का औसत पूछा जाए तो कितना है? 919 है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? बीच में आयो क्लास में। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। इसे लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है, सेक्स रेशो के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशो कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 972 है। ठीक है। और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में। यह भी महत्वपूर्ण है, यहां पर तो मेरे साथियों 834 ही है, 834। अगला, शीर्ष शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, याद रहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो शिफ्ट डिलीट। इधर दिल्ली में है सबसे कम। तो दिल्ली सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो वाला यूटी है। यूटी मतलब, यूटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज। अगली बात, सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है परसेंटेज में? तो केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है।
केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है मेरे प्यारे दोस्त, केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है, 94% वहां पर लिटरेसी है। कितनी? 94%। तो 94% वहां पर लिटरेसी है मेरे साथियों। ठीक है। शिशु लिंगानुपात क्या होता है? अरे बच्चों का लिंगानुपात, 1000 बच्चों पर महिला, मतलब लड़की बच्चों की संख्या। ठीक है। अरे 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है उसे बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगली बात, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, 94%, 2011 का आंकड़ा है ये। और सबसे कम साक्षरता बिहार में है, 61.8%। तो ये भी आपको याद रखना है, 61.8% सबसे कम बिहार में। सबसे ज्यादा कहां पर? केरला में। केरला 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 में सबसे ज्यादा। ठीक है, केरला में सबसे ज्यादा, केरला में सबसे ज्यादा, केरला में सबसे ज्यादा। ओके, आई बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, साक्षरता के बारे में मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरला है, 94% है, और सबसे कम बिहार में। अगली बात मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है आपका लक्षद्वीप, यहां पर 91.8% है। और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दादर एवं नगर हवेली है। ऐसा कहते हैं कि यहां का बच्चा कम पढ़ा लिखा है। ठीक है। अगला, शीर्ष पुरुष साक्षरता केरल में है, याद रखना। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर है? बिहार में। तो ये साक्षरता का आंकड़ा लगभग लगभग सेम है। अच्छा, शीर्ष महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो ये भी केरला में सबसे ज्यादा है। और अगर सबसे कम पूछा जाए न्यूनतम महिला साक्षरता, तो ये भी आपके बिहार में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? बिहार में। बताओ। ठीक है, बिहार बोलते हैं। चलिए अगली बात। ठीक है, दोनों राज्य आपको पता होने चाहिए कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता भी केरल में है, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी बिहार में है, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता भी केरल में है, और सबसे कम महिला साक्षरता भी बिहार में। ठीक है। ओके, चलिए अब हम अगली बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, साक्षरता की दृष्टि से स्त्री पुरुष में अंतर वाले टॉप राज्यों की। तो देखो, सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष की साक्षरताओं में जो अंतर है वो राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान राज्य में है मेरे प्यारे दोस्त। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वह मेघालय में है। मेघालय में सबसे कम अंतर है। अंतर कितना है? मात्र 3.1% का है। और राजस्थान में 27.1% का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अगली बात, अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर है? यूपी में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहां पर है, तो मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जाति है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है। अनमोल, यूपी में सबसे ज्यादा बेटा। ठीक है, और सबसे कम कहां पर है? तो याद रखना है मिजोरम में। दूसरी बात, अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? पंजाब में। पंजाब में, पंजाब की टोटल जनसंख्या का 31.9% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? अनुसूचित जाति का हिस्सा है, याद रखना है। ठीक है, अनुसूचित जाति का हिस्सा है 31.9%। कितना? 31.9% आप इसे कहते हैं। ठीक है, अगली बात, हाँ उसमें भी देख लेना, मिजोरम, मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, सॉरी अनुसूचित जाति है, मात्र 0.1%। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या भी मिजोरम में ही है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगली बात,
अनुसूचित जनजाति, अब मैं एसटी की बात कर लेता हूं, ये सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। एमपी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अनामिका कुमारी, सर हरित क्रांति कब होगा? अरे गुड़िया, हरित क्रांति पढ़ा चुका हूं बिटिया, हरित क्रांति हो चुका है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर है, तो दमन एवं दीव में है। ये तो खैर केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों की बात करें तो गोवा में सबसे कम है। ठीक है, गोवा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है। अब परसेंटेज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा परसेंटेज के दृष्टिकोण से हम देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, ये यूटी में है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। और अगर राज्यों की हम बात करें मेरे साथियों, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है ना, ये राज्य की श्रेणी में है। और यहां पर कितनी है? तो टोटल जनसंख्या का 94.4% हिस्सा एसटी कैटेगरी का है। और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति न्यूनतम कहां पर है, सबसे कम कहां पर है? यूपी में है। भाई यूपी में एससी ज्यादा है, तो परसेंटेज के जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे कम यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला मेरे साथियों, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, तो मैंने आपको बता दिया कि राज्य आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम में है। तो यूपी में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? तो याद रखना मेरे साथियों, सिक्किम। सिक्किम आपको याद रखना है, सिक्किम, सिक्किम राज्य याद रखिएगा। नेक्स्ट, शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज के मामले में मेरे साथियों सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। हिमाचल प्रदेश मान लो ये है, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें 90% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, 90% जनसंख्या। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो यूपी में है भाई। कहां पर है? यूपी में, यूपी में। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो गोवा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है परसेंटेज के मामले में। वहां पर मात्र 37.8% लोग ही गांव में रहते हैं, बाकी सारे शहर में रहते हैं। ठीक है, बाकी सारे कहां पर रहते हैं? शहर, शहर में रहते हैं, शहर में। अगली बात, शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले राज्य, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है ही है। और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पर है? तो सिक्किम में है, सिक्किम में सबसे कम शहरी जनसंख्या है भाई। शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले परसेंटेज, तो देखो प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोवा में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। यहां पर 62.2% जनसंख्या जो है वो शहर में निवास करती है। ठीक है, और अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में है, यहां पर मात्र 10% लोग ही जो है वो शहरों में रहते हैं, क्योंकि बाकी तो सब 90% तो गांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं तो दिल्ली सबसे बड़ा है ही सही। और अगर मैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको याद रखना है। ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा धार्मिक जनगणना को लेकर के है, उसके बारे में मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। हालांकि इसके साथ में पीडीएफ को शामिल कर रहा हूं धार्मिक जनगणना को, ज्यादा कुछ है नहीं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट के बारे में है ना, इसको हम पढ़ लेंगे। और कल का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो, ऐसे तो मैंने जनगणना का सेकेंड पार्ट कराया था, पर इसको मैं अब चेंज करके दूसरा नाम दे दूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे, मैं एक बार देख लेता हूं आपके सिलेबस में क्या बचा हुआ है। और जल्दी से अब आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल से कल ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। कल हम विविध वाला चैप्टर पढ़ के इसको ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी, नहीं, एक मुद्रा और मुद्रास्फीति वाला चैप्टर आपके इसमें बचा है, वो मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, तो कल मुद्रा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, परसों आपकी क्लास नहीं होगी, और उसके बाद एक क्लास में लूंगा, फ्राइडे के दिन खत्म कर देंगे सब। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी शेष वार्ता आपसे करेंगे हम कल। तो दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।